Dear students, today I am going to discuss about gluconeogenesis in this video. जब हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करते हैं तो एक ही चीज़ दिमाग में आता है सबसे पहला, मीन्स रिवर्सल ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस स्लाइड्स में मैं दिखा रहा हूँ आपको कि एक इंसान है, इसका दो साइड से एरो दिखाए गए हैं अपोजिट वे में। ओके, सो ये एक्चुअली क्या है, बेसिकली अगर आप मान लो, ठीक है, कि जो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से पायरुवेट, ठीक है, इज द ग्लाइकोलिसिस, और पायरुवेट से ग्लूकोज के बनना इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, दिस इज जस्ट द रिवर्सल ऑफ द पाथवे, इसी को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। एक्चुअली ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूको प्लस नियो प्लस जेनेसिस मीन्स न्यू फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर आप देख रहे होगे जो एक पिक्चर साइड्स में दिखा रहा हूं, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो ग्लूकोनियोजेनेसिस लिखा हुआ है कि क्या है कि फैटी एसिड्स है, वो क्या बना रहा है कि एसाइल कोएंजाइम्स, एसिटाइल कोएंजाइम्स and amino acids from the pyruvate, lactate from the pyruvate, and all these things are get converted into the glucose 6-phosphate and then glucose which occurs in the liver and kidney। मतलब कहने का क्या मतलब है कि synthesis of glucose from their precursor molecule is called gluconeogenesis। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो इसी बारे में होगा टॉपिक। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड द पाथवे, उसका डिस्कस करेंगे हम। और फिर क्या उसका रेगुलेशंस, किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस में भी ये सारी चीज़ें बता रखा है। तो अगर आप पिछला वीडियो रिकॉल कर पाओगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी इसे समझने में कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है और क्या रिलेशन है ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस में। जब हम लोग बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस का, तो ये क्या है, बेसिकली एज आई टोल्ड कि दिस इज जस्ट मेथड्स फॉर सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। जस्ट कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रिकर्सर से ग्लूकोज, बल्कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज के सिंथेसिस को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और इस जो पाथवे जो इन्वॉल्व है फॉर सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स और कॉल्ड द ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब न्यू फॉर्मेशन ऑफ सुगर्स। जो क्या करता है इस पाथवे में, विच कन्वर्ट्स पायरुवेट एंड रिलेटेड 3 और 4 कार्बन कंपाउंड्स टू ग्लूकोज। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया में दिखा करके कि जो भी है मीन्स लैक्टेट है या फिर एसिटाइल कोएंजाइम है, फैटी एसिड्स, वो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाते हैं। ये कहाँ पे होता है, बेसिकली इट अकर्स इन ऑल एनिमल्स, प्लांट, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रिएक्शंस जो है वो सब में सेम होगा, ओके, इन ऑल टिश्यूज एंड ऑल स्पीसीज। सो जो इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर्स है वो चाहे वो 3 कार्बन कंपाउंड्स हो या 4 कार्बन कंपाउंड, जैसे कि लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल एज वेल एज सर्टेन अमाइनो एसिड्स, ऑल दीज आर द प्रिकर्सर, ओके, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज। इसीलिए इसको बोलते हैं कि जस्ट सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, इसका काम है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। तो अगर हम लोग बात करें ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि इट अकर्स इन टेक प्लेस इन द लीवर, renal cortex and in the epithelial cells of the small intestines। जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो पास कर जाता है फिर क्या, इन दी ब्लड्स टू सप्लाई अदर टिश्यूज आफ्टर विगरस एक्सरसाइज। ठीक है, जैसा ग्लाइकोलिसिस के टाइम मैंने बताया था कि जो लैक्टेट प्रोड्यूस होता है बाय द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस इन स्केलेटल मसल्स रिटर्न टू द लीवर एंड इज कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज। ठीक है, जो इसलिए यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि जो ग्लूकोज है वो क्या नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनते हैं। तो जो लैक्टेट जो बन रहा था ड्यूरिंग विगरसली एक्सरसाइज वगैरह करने के टाइम में, ठीक है, वो लैक्टेट क्या करेगा यहाँ पे थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे फॉलो करके ये क्या कर जाएगा, क्या करके ग्लूकोज बना देगा, और वो क्या करेगा, रिटर्न टू द लीवर एंड इज कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज which moves back to the muscles and is converted to the glycogen। और फिर वो क्या करेगा, मसल्स के पास जाएगा, ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो सकता है, स्टोर हो सकता है। सर्किट कॉल्ड द कोरी साइकिल, इसी प्रोसेस को कोरी साइकिल कहते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग प्लांट सीडलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो क्या हो जाता है, कन्वर्टेड वाया
path that includes gluconeogenesis to the disaccharide sucrose for the transport through the developing plant. उसी तरीके से जैसे कि एक्सरसाइज के वक्त जो लैक्टेट है वो क्या होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से रिएक्शंस होने की वजह से जो लैक्टेट बनता है वो क्या होता है, रिटर्न हो जाता है लीवर को, ठीक है, और वहाँ पे क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज बनाएगा थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर वो क्या करेगा, अगेन कम बैक मीन्स पास टू दी ब्लड एंड और टू दी मसल्स, ठीक है, और मसल पे जाकर ग्लाइकोजन बन जाएगा। इस पूरे सर्किट को क्या कहते हैं हम लोग, कोरी साइकिल कहते हैं। फिर जब अगर हम लोग प्लांट सेडलिंग में बात करें, जो स्टोर्ड फैट्स है या प्रोटीन है वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे थ्रू दिस पाथवे ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया दिखाया भी था। और वो क्या करेंगे, डाइसैकराइड्स सुक्रोज बनाएंगे फॉर द ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द डेवलपिंग प्लांट, जो कि सुक्रोज जो है वो ट्रांसपोर्ट मतलब डाइसैकराइड्स बना देगा सुक्रोज, और वो जो है सो ड्यूरिंग डेवलपिंग स्टेज दे प्रोवाइड्स एनर्जी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड विद द ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हद तक इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। अब अगर हम लोग पाथवे देखें, जैसा कि मैंने बताया कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्या है, ग्लूकोज, उसका पाथवे और रेगुलेशंस ग्लूकोनियोजेनेसिस का। तो अगर आप देखो, एक साइड में लिखा हुआ ग्लाइकोलिसिस, दूसरे साइड में ग्लूकोनियोजेनेसिस, आई थिंक रेड कलर जो है वो ग्लाइकोलिसिस और ये समथिंग ब्लू जो है वो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जस्ट अपोजिट है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द अपोजिट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे जो आप सिर्फ फर्क देख रहे होंगे वो जहाँ पे आपको एंजाइम में, ठीक है, अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे जब आप हमें अपोजिट देखेंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द पाइरुवेट। तो यहाँ पे जो पाइरुवेट है, जब ये पाइरुवेट से ऑक्सोलोएसिटेट बनाता है तो ये पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज हो रहा है, ठीक है। और ये जो फिर उस सेम पाथवे जैसे ग्लूकोलिसिस में हम लोग ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं वही चीज़ फॉलो होगा। और उसके बाद जब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, तो वहाँ से जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम इन्वॉल्व है इन केस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। वेयर एज इन ग्लाइकोलिसिस कौन सा एंजाइम है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप है ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनता है, वहाँ पे क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है वो इन्वॉल्व है। वेयर एज जब ग्लाइकोलिसिस में हम लोग देखते हैं कि हेक्सोकाइनेज। तो ये 3 एंजाइम है जो कि डिफरेंट है ग्लाइकोलिटिक पाथवे के एंजाइम से। और अगर आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि बाकी सारे स्टेप जो हैं वो क्या है, रिवर्सेबल है। ये 3 स्टेप ही है जो इरिवर्सेबल है। तो ये भी एक लॉजिक है कि वो रिवर्सेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम दोनों के केस में डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो आगे हम लोग देखते हैं कि ये 3 एंजाइम का क्या रोल है। सो अगर जब हम लोग बात करें दी पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो फर्स्ट एंजाइम था पाइरुवेट से ऑक्सोलोएसिटेट और बना रहा है, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है दैट रिक्वायर्स कोएंजाइम बायोटिन कन्वर्ट्स द पाइरुवेट टू द ऑक्सोलोएसिटेट्स, ठीक है। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो कन्वर्ट करता है किसमें, ऑक्सोलोएसिटेट में, पाइरुवेट को। और इसके लिए क्या है, ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है जो कि बायोटिन कोएंजाइम जरूरत होती है। सो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज इज द फर्स्ट रेगुलेटरी एंजाइम इन द ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथवे रिक्वायरिंग एसिटाइल कोएंजाइम एज द पॉजिटिव इफेक्टर्स द सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। इसमें सिट्रिक एसिड साइकिल और जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एज ए पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। वो हम देखते हैं कैसे। जो सेकंड ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस दैट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ठीक है। एक्चुअली जो सेकंड मैंने बताया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो क्या है, आपका जो एंजाइम है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज है, और ग्लाइकोलिसिस में क्या है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 PFK1 है। चूंकि दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सर्गोनिक एंड देयरफॉर इरिवर्सिबल इन इंटैक्ट सेल्स, the generation of the fructose 6 phosphate from the fructose 1,6 is catalyzed by a different enzyme, magnesium dependent fructose 1,6 bisphosphatase, which promotes the essential irreversible hydrolysis of the 7 phosphate। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो सेकेंड मीन्स रेगुलेटरी एंजाइम है वो कौन सा है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेटेज, जो मैंने आपको बताया पाथवे में, है ना। तो ये जो है
कैटलाइज करता है क्या, प्रमोट्स मीन्स कन्वर्जन ऑफ द फ्रुक्टोज 1,6 टू द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है ना। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज गेट्स कन्वर्टेड टू द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विथ हेल्प ऑफ द एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। और ये क्या है, एक मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम है। जो थर्ड बाईपास है इज द फाइनल रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोनेजनेसिस, द डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू द ग्लूकोज, ठीक है। जो मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनता है वो जो थर्ड बाईपास है। सो यहाँ पे क्या है कि रिवर्सल ऑफ हेक्सोकाइनेज रिएक्शंस would require phosphoryl group transfer from glucose 6-phosphate to ADP, forming ATP and energetically unfavorable। जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है उसमें क्या होता है, उसको जो है वो रिवर्सल होने के लिए क्या करना पड़ता है कि ट्रांसफर करना पड़ेगा फास्फोरिल ग्रुप को फ्रॉम द ग्लूकोज 6-phosphate टू ADP, फॉर्मिंग ATP, जो कि एनर्जेटिकली अनफेवरेबल रिएक्शंस होता है। लेकिन जो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, तो ये रिएक्शंस कैटलाइज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से। ग्लाइकोलिसिस में किससे हो रहा था, हेक्सोकाइनेज से, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में किससे हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से, जिसको कोई जरूरत नहीं होती है सिंथेसिस एटीपी करने की, ठीक है। जस्ट सिंपली हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉस्फेट एस्टर्स और फॉर्म द ग्लूकोज। सो ये तीन एंजाइम थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे इन टर्म्स ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब अगर हम लोग बात करें इनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे मैं दिखा रखा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, का रोल है, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो ये वाले पार्ट है ना, मीन्स पायरुवेट काइनेज, ठीक है, और फिर ठीक है ये होता है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और ये क्या कर रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना रहा है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस का अर्थ आप देखोगे फ्रुक्टोज, ठीक है, 2,6 बिसफॉस्फेटेज होता है, और यहाँ पे क्या है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, और यहाँ पे क्या ग्लूकोकाइनेज। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि दीज एंजाइम्स का, ठीक है, सो ये एंजाइम्स क्या होता है, टिपिकली रेगुलेट होते हैं बाय द सिमिलर मॉलिक्यूल बट विथ अपोजिट रिजल्ट। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि इनका अपोजिट रिजल्ट है, पहले जैसा नहीं होगा, जैसा कि ग्लाइकोलिसिस में आप देखते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोएंजाइम एंड सिट्रेट एक्टिवेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस एंजाइम, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था कि सिट्रेट और मीन्स जो एटीपी था और एसिटाइल कोएंजाइम वो जो है वो शायद इनिबिट करते थे, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम और सिट्रेट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को वो एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, एंड फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज रेस्पेक्टिवली, while at the same time inhibiting the glycolytic enzyme pyruvate kinase। और सेम टाइम अगर हम लोग देखें तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम और सिट्रेट है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, जो पायरुवेट काइनेज एंजाइम है। तो इस तरीके से जस्ट दोनों का अपोजिट है। अगर हम लोग देखें रेसिप्रोकल रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट स्टिमुलेट्स फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड इनहिबिट्स फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है वो क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को, और इनहिबिट करता है किसको, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को। ये कंट्रोल किससे होता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन से, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि समझने की बात करो कि ग्लाइकोलिसिस में आप देख रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस दो दिखाए जा रहे हैं आपको, ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर हम लोग बात करें तो जो ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है ना, वो क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है किसको, पीएफके को, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पीएफके मींस ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम को, और इनहिबिट किसको कर रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, किसका एंजाइम है वो, दैट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस का। ये कंट्रोल होता है किससे, इंसुलिन और ग्लूकागोन से। एक्चुअली इंसुलिन क्या करता है कि इन्फ्लुएंस द पैटर्न्स ऑफ द फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पीके पायरुवेट काइनेज को, वेयर ग्लूकागोन जो है वो क्या करता है, ये जो मीन्स फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिल काइनेज और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को। तो इस तरीके से जस्ट अपोजिट है इनका,
रिएक्शंस। तो एंजाइमेटिक अगर रेगुलेशंस हम लोग बात करें तो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जो है, phosphofructokinase and pyruvate kinase enzymes of the glycolysis are replaced with glucose 6-phosphatase, fructose 1,6 bisphosphatase and PEP carboxylase pyruvate या कार्बोक्सिलेज बोलोगे। यानी कि जो मैंने बता चुका हूँ कि लास्ट वाले अगर आप पाथवे में देखो तो क्या है कि एक साइड में ग्लाइकोलिसिस का है, दूसरे साइड में ग्लूकोनियोजेनेसिस का है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जो फास्फोइनॉल पायरुवेट से जब कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट में, तो वहाँ पे क्या पायरुवेट काइनेज एंजाइम होता था, अब क्या हो रहा है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है। ठीक उसी तरीके से जब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में, तो वहाँ पर क्या एंजाइम यूज है पीएफ के फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। लेकिन अब जब ग्लूकोनियोजेनेसिस में जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनता है तो क्या एंजाइम यूज हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ठीक है, उसी तरीके से जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है ग्लाइकोलिसिस में तो वहाँ पे हेक्सोकाइनेज था और अब क्या हो रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज हो रहे हैं। सो दीज एंजाइम्स आर टिपिकली रेगुलेटेड बाय द सिमिलर मॉलिक्यूल बट विथ अपोजिट रिजल्ट। लेकिन ये क्या है अपोजिट रिजल्ट आते, जैसे कि फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है वो इनहिबिट होता है। ठीक है, पीएफके जो है जिसका ग्लाइकोलिसिस में वो इनहिबिट होता था एटीपी से। ठीक है, लेकिन दिस मेक सेंस, एटीपी फॉर्मेशन इज मेन पर्पस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये सेंस बनाता है क्योंकि इसका मतलब ये था कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए उसका पर्पस ले है इन कॉन्जुगेशन विद टीसीएस साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन, मतलब आगे चल करके। और जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज है वो स्टिमुलेटेड बाय द एटीपी एंड इनहिबिटेड बाय द एएमपी। ये स्टिमुलेट होता है एटीपी से और इनहिबिट किससे होता है बाय द एएमपी। सो इस तरीके से जो है वो एंजाइमेटिक रेगुलेशंस होते हैं। अब हार्मोनल रेगुलेशंस अगर हम लोग बात करें, चूंकि जैसा कि मैंने आपको ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन का नाम लिया था लास्ट में, ठीक है, तो अगर हम उनका बात करें कि कैसे रेगुलेट करते हैं तो सिंस फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज एक्टिवेट फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एट द सेम टाइम इनहिबिट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ठीक है, जो चूंकि जब शुरू में ही बताया था मैंने कि जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है वो एक्टिवेट किसको करता है पीएफके को, एंड सेम टाइम इनहिबिट किसको करता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को। सो अपसेट ऑफ द ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन एक्शन इज टू प्रमोट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसलिए जो एपिनेफ्रिन है वो क्या करता है, अगर इसका बढ़ेगा तो अब शॉर्ट होगा तो क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को और इनहिबिट करता है ग्लाइकोलिसिस को। सो इंसुलिन हैज जस्ट द अपोजिट इफेक्ट, और इंसुलिन क्या करेगा कि ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, और एपिनेफ्रिन क्या करेगा कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा और ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करेगा। जस्ट इनका अपोजिट एक्शन से। ठीक है, तो इस तरीके से हार्मोनल रेगुलेशंस भी होते हैं। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया आपको कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस से किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि जस्ट रिवर्सल कहने से तो नहीं होगा ना, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है और जस्ट काफ़ी कुछ इसमें अलग है, और किस तरीके से ये जो तीन एंजाइम की वजह से ये जो मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस डिफरेंट है, उन तीनों एंजाइम का रोल क्या है, और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से रेगुलेट होते हैं। तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन मेटाबॉलिज्म। सो आई थिंक यू विल इंजॉय एंड यू विल लर्न। सो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ वीडियो बार बार देखें। आगे का जो आने वाले हैं वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा, और पीछे में जो बनाए जा चुके हैं उन्हें आप देखें, फिर दूसरों को रिकमेंड भी करें, so that we get encouraged from you, and please like, comment, shares. So thank you so much for watching my videos. Thank you so much.